गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सर मेरी राइट ओवरी में सिस्ट है और ऑपरेशन से ओवरी निकाल दी गई है, क्या मैं आईवीएफ करवा सकती हूँ? राइट ओवरी में सिस्ट था शायद और ओवरी निकाल दी गई है। यदि आपकी लेफ्ट ओवरी मेंटेन्ड है, ठीक है, आपको पीरियड रेगुलर आता है, डेफिनेटली आप आईवीएफ करा सकते हैं। सर मैंने बहुत जगह दिखाया और 2 बार मेरी आईयूआई भी हुई बट सक्सेस नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। कई बार स्पर्म काउंट ठीक है, एचएसजी ठीक है, पीरियड सही है, एएमएच भी ठीक है, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो कई बार आपको आईयूआई की एडवाइस दी जाती है, नो प्रॉब्लम। बट आईयूआई में बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एचएसजी को ठीक से पढ़ा नहीं जाता, जिसके कारण ट्यूब के जो भीतर की कंडीशन है, क्योंकि ट्यूब खाली फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं है, ट्यूब में जान भी होनी चाहिए, उससे खाना मिलना चाहिए, उसमें मूवमेंट होना चाहिए, तब जाके वो ट्यूब फंक्शन करती है। अधिकतर ऐसे केसेस में यदि आईयूआई सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको आईवीएफ का सहारा लेना चाहिए। एज 30, एएमएच 4.6, इज इट नॉर्मल? इट इज़ वेरी गुड। आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना होता है? आईवीएफ का सक्सेस रेट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आईवीएफ का सक्सेस हम किसको बोलते हैं? प्रेगनेंसी को बोलते हैं कि बच्चे होने को बोलते हैं? तो यदि आप बच्चे होने को यदि आप बोलेंगे तो टोटल ओवरऑल प्रेगनेंसी डिलीवरी रेट ओवरऑल इन द वर्ल्ड इज 30 to 35%। बट यदि आप उसको प्रेगनेंसी रेट से करेंगे तो कई बार प्रेगनेंसी रेट 85% भी जाती है, कई बार प्रेगनेंसी रेट 20% भी जाती है, कई बार ऐसा भी होता है कि चारों के चारों एक दिन जो रिपोर्ट आए सब फेल निकले। क्योंकि यदि लो एएमएच वाले एक साथ यदि हम आईवीएफ करें एक ही दिन में, तो उनकी रिपोर्ट्स कई बार नेगेटिव आने की संभावना ज़्यादा रहती है। बट यदि ब्लास्टोसिस अच्छा बना और इंडोमेट्रियम अच्छा है तो सक्सेस रेट नियर अबाउट 60 to 65% होती है। अर्ली एडिनोमायोसिस में कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए? एज 29 है। अर्ली एडिनोमायोसिस में आपको ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ना करके प्रेगनेंसी का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एडिनोमायोसिस जितना लेट होगा उतना बढ़ेगा, और एडिनोमायोसिस एक प्रेगनेंसी नहीं होने देने का एक बहुत बड़ा कारण है। और यदि आप नॉर्मली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो मेरा जो टेक्निक रहता है कि आप एम्ब्रियो बना के फ्रीज़ करें, फिर उसके बाद एडिनोमायोसिस को जीएनआरएच एनालॉग से थोड़ा कम करके फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें। पीकेडी डिसीज़ क्या है और ये फीटल की जेनेटिक डिसीज़ है? पीकेडी दो प्रकार की होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। एक एडल्ट ऑनसेट होती है और एक इन्फेंटाइल होती है। जो अधिकतर ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, मतलब मदर फादर में कई बार रहती है, बट ऑटोसोमल डोमिनेंट पीकेडी भी होता है, जिसमें किसी भी एक पेरेंट को यदि है तो डेफिनेटली उसमें जा सकता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और यदि फैमिली में हुआ है किसी को तो आपको हस्बैंड वाइफ का भी किडनी देख लेना चाहिए। सर मेरा ओवम पिकअप हुआ था, 4 एग निकले थे लेकिन एक भी एम्ब्रियो नहीं बना। इट इज़ वेरी ट्रैजिक, बट कल भी जैसे 6 एग्स निकले, उसमें से 5 खराब, एक खाली M2। बहुत सारी चीज़ें, ओवरी की कंडीशन, एएमएच की कंडीशन, हमारे प्रोटोकॉल के कारण बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। हमने एलएच को कैसे मेंटेन किया, ये बहुत टेक्निकल इशू है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पर हमारी कोशिश ये रहती है कि मैच्योर एग निकले। मेरी एज 39 है। नेचुरल प्रेगनेंसी से पहले कौन से जेनेटिक टेस्ट करवाने चाहिए जिससे पता चले कि बच्चा ठीक होगा? ऐसा कोई जेनेटिक टेस्ट प्रेगनेंसी के पहले कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो जैसे रेगुलर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन के लिए एंटी स्कैन और डबल मार्कर किया जाता है, आप यदि चाहें तो आप अपने तरफ से एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट भी करा सकते हैं 16 वीक्स में, क्योंकि पोस्ट 35 यूजुअली वो इंडिकेटेड भी रहता है। सर क्या 0.15 AMH में आईवीएफ पॉसिबल है? यदि पीरियड रेगुलर है तो मैं 0.01 पे भी कोशिश करता हूँ, यदि पेशेंट राजी है तो। यदि वो अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पीरियड रेगुलर हो। क्योंकि पीरियड यदि थोड़ा सा डिले होने लगता है तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि रेगुलर ओव्यूलेशन होने का खतरा थोड़ा, नहीं होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। आप ओवेरियन रिजुविनेशन का भी सहारा ले सकते हो, ये सब मैं यहाँ पर करता हूँ। आफ्टर ओवम पिकअप के कितने दिन बाद फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना चाहिए और यूट्रस की लाइन कब तक ठीक हो सकती है? देखिए, ओवम पिकअप के बाद तो यदि आप एम्ब्रियो फ्रीज करा रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब कराना चाहते हैं। मोस्टली हम लोग एक महीने का गैप दे के फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। और
एंडोमेट्रियम का पूछा ना। Yes. एंडोमेट्रियम का लाइनिंग तो हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अभी तक जुड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए, इसको शेयर भी करिए ताकि दूसरों तक ये बात जाए, ताकि उनको कुछ जानकारियाँ जो उनको ज़रूरत है मेरे द्वारा मिल सके। सुनने व जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।